हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का जर्नल का प्रैक्टिस सेट 5। आपका पेपर 2 जो होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स या साइंस है या एसएसटी या हिंदी इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन ये सभी में कंपलसरी इसके 50 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और रीजनिंग का पोर्शन होगा। तो इसमें हम इसके पूरे टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट XTK-21 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया। तो इसमें बताया, ये तो बता दिया गया है कि जोधपुर में हुई है द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज, और इसका नेम भी हमें याद रखना है। ये क्या है? डेजर्ट नाइट 21, इसीलिए इसको बोला गया है। एक्सरसाइज के लिए EX, फिर डेजर्ट के लिए D, फिर नाइट के लिए K, तो एक्सरसाइज DK-21 ये भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के साथ हुई है। तो इसमें किस देश ने भाग लिया था? ये हुई कब थी? 20 से 24 जनवरी 2021 को हुई थी। यहाँ पर दे रखा है ये 21 इसी वजह से है 2021 के लिए। अब ये भारत, एक तो हमें पता चल गया कि भारतीय वायुसेना थी और इसके साथ थी कौन सी? फ्रांस की जो सेना थी। तो इन दोनों की एक साथ ही एक्सरसाइज हुई थी जोधपुर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत की रैंक क्या थी? तो जो ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें भारत की रैंक क्या थी, हमें ये बतानी है। तो इसमें भारत की रैंक थी 86, और इसको नंबर कितने मिले थे? भारत को 40 नंबर मिले थे और 86 रैंक थी। और इससे पहले 2019 में भारत के नंबर जो थे वो 41 थे और रैंक थी 80। उल्टा मीन्स ये है कि जो अब नंबर, तो बेशक नंबर भी कम हुए हैं और रैंक भी है वो हमारी बढ़ी है, क्योंकि मतलब ये घटा कम हुआ है, डिक्रीजमेंट हुआ है, इसमें इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। और इसमें सबसे जो शीर्ष पर है वो कौन है? न्यूजीलैंड एक तो, और डेनमार्क। इन दोनों के ही नंबर जो हैं वो 88 नंबर है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क के। तो इसमें इंडिया का हो जाएगा 86, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है? तो ये पूछा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी जो कानून में अमेंडमेंट किया गया है। तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इस कानून में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद क्या है कि अब देश का जो कोई भी सिटीज़न, कोई भी नागरिक होगा, वो जम्मू कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन जो वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, जो खेती होगा, उसकी ज़मीन केवल जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं केवल वही ले सकते हैं। केवल दूसरे जो स्टेट के लोग होंगे वो केवल ये कर सकते हैं, बाहर रहने के लिए घर या अपना बिजनेस करने के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन खेती के लिए नहीं खरीद सकते। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीति साझेदारी समझौता के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुए हैं, ये करे हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, ये जनवरी 2021 में। और ये कौन सी जनवरी को किए थे? 27 जनवरी 2021 को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत ने रणनीतिक साझेदारी समझौते के साथ एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वांटस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जनवरी 2021 में के साथ भागीदारी की? तो देश में क्वांटस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये किया है, अमेज़ॉन वेब सीरीज़ के साथ भागीदारी की है। अमेज़ॉन वेब सर्विस, या इसको बोल सकते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विस AWS के साथ भागीदारी की है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6,
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था 2020 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानव विकास सूचकांक से। एक तो ये कि इसको जारी कौन करता है, ये हमेशा याद रखना है, यूएनडीपी। अब जो 2020 की रिपोर्ट जारी की है तो इस रिपोर्ट के बारे में बताना है हमें क्या सही है। सूचकांक में 189 देशों में भारत जो है वो 131 पर रहा है, तो ये ठीक है कि इसमें जो टोटल देश थे वो कितने थे 189, और इंडिया की क्या रैंक रही है 131। भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी जीडीपी का 8% जो शिक्षा पर खर्च किया था, तो ये भी ठीक है कि भारत ने 2012 से 17 के बीच में अपनी जीडीपी का 8% जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड किया था। नेक्स्ट है कि भारत में साक्षरता दर 74% है। भारत में जो साक्षरता दर है वो 74% है। हमारा थर्ड वाला भी ठीक है कि जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो 74% है। तो इसमें हमारे 1, 2, 3 तीनों ही ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। भारत में नई संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो इसमें यह है कि भारत में नई संसद को बनाने की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये रखी किसने थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने। इस संसद भवन का निर्माण जो है वो नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जाएगा, और इसके लिए जो पूरा खर्चा है वो कितना आएगा 971 करोड़ रुपए। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। जो यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है रणजीत सिंह डिसाले को। और ये है कि ये कौन से ईयर का है? ये 2020 का है। और ये कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जो प्राइमरी स्कूल होता है उसके शिक्षक हैं रणजीत सिंह डिसाले, जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें चाइल्ड एजुकेशन में भी मेन ये है गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और भारत में पाठ्य पुस्तक में QR कोड का उपयोग शुरू करने के लिए। इस वजह से इन्हें ये रणजीत सिंह डिसाले को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं लुइस हैमिल्टन जो है फॉर्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता रहे हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10th, बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया है, तो इसके लिए कौन सा सही है? तो इसमें है कि बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ये जो चुनाव हुए थे बिहार में, ये हुए थे नवंबर 2020 में, और इसमें जो बिहार की विधानसभा है उसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 243। इसमें पहली बार ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो हमारा पहला भी ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमारा ठीक है कि किसी भी राजनीतिक दल को जो पूर्ण बहुमत है वो प्राप्त नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये भी ठीक है कि नीतीश कुमार कौन सी बार बने हैं? अब 7वीं बार बने हैं। तो इसमें तीनों ही ठीक हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है वो किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित। बुद्धों में ये था कि इन्होंने गौतम बुद्ध ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी, लेकिन जो उनके उपदेश होते थे वो हमेशा मौखिक ही होते थे। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उन्हें लिखा गया था त्रिपिटक में। इसीलिए ये किससे रिलेटेड है? बौद्धों से। और इसकी जो रचना हुई थी वो कौन सी भाषा में हुई थी? पाली भाषा में। और इसमें क्या क्या लिखा गया था? धर्म से संबंधित बातें और दार्शनिक विचारें और नीति संबंधी बातें, ये सारी चीज़ें इसमें त्रिपिटक में लिखी गई थी। नेक्स्ट है पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। वह एक योग्य और कुशल शासक था, और इसने कब से कब तक शासन किया था? 750 से 770 ईस्वी तक। और इसी ने बिहार में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, जिसको बोलते हैं ओदांतपुरी, या बिहार में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल। नेक्स्ट है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश को जो स्टार्ट किया था उसका जो संस्थापक था वो था गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। इसी का नाम था गाजी मलिक भी। और इसका संबंध जो था वो करेना जनजाति से था। ये गद्दी पर किस दिन बैठा था? 8 सितंबर 1300
1920 को इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था और इसी ने अपने नाम पर तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान क्वेश्चन 14 किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो 3 लड़ाइयाँ हुई थी। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। नेक्स्ट है पंचमहल किसमें स्थित है। तो पंचमहल हमें बताना है कि वो किसमें स्थित है। हवा महल में, ग्वालियर के किले में, फतेहपुर सीकरी में या आगरे के किले में। तो जो पंचमहल है वो कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। यह एक पंच के नाम से ही पता चल रही है कि ये 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया था। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था ये भी पूछ लेते हैं। तो ये कराया था अकबर ने। और हवा महल कहाँ पर है, ये जयपुर में। तो हमें याद रखना है पंचमहल फतेहपुर सीकरी में और हवा महल जयपुर। नेक्स्ट है वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा। तो जो वास्को डिगामा है वो कब कालीकट के तट पर उतरा था, वो उतरा था 1498 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट के तट पर उतरा था। उसने ही समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाले रास्ते का पता लगाया था। नेक्स्ट है महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। तो जो महलवाड़ी प्रणाली है वो कहाँ कहाँ पर है, एक तो उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और पंजाब में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है केवल उत्तर प्रदेश ही दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। और महलवाड़ी जो व्यवस्था होती है इसका मतलब क्या होता है, जागीर या गाँव। तो ये जो है जब इसको व्यवस्था को लागू किया गया था तो ये गांव के अकॉर्डिंग लागू किया गया था कि उसी के अकॉर्डिंग इसमें भूमि व्यवस्था लागू की गई थी। और इसे लागू कौन से साल में किया गया था, 1822 ईस्वी में इसे लागू किया गया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो जो महात्मा गांधी थे वो INC के अध्यक्ष कौन से वर्ष बने थे, इसमें ये पूछा गया है 1923, 1924, 1925 या फिर 1922। तो जो महात्मा गांधी थे 1924 में, जब ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, बेलगांव में जब आयोजित हुआ था। और कौन से नंबर का अधिवेशन था, 40वें नंबर का अधिवेशन था, उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। 1923 में ये एक विशेष अधिवेशन था और ये कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और जो 1922 में हुआ था ये था 38 नंबर का, क्योंकि 40 से पहले ही होगा जब 1924 का है। और इसमें ये हुआ था कानपुर में और इस टाइम पे जो अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है 1925, ये हुआ था 38 नंबर का था 1925 वाला। ये था 41 नंबर का, क्योंकि 40 के बाद आएगा 1925 वाला। ये 41 नंबर का था। और ये कब हुआ था, ये गया में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित हुआ था भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग, तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हमें पता है कि हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। तो इस टाइम के जो इसके अध्यक्ष थे ये यही थे, सिरिल रेड क्लिफ। इन्हीं के नाम पर जो ये रेखा है इसके नाम को दिया गया था रेड क्लिफ रेखा। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है, मीन्स उद्धृत क्या है कि कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इस उपनिषद में जो यज्ञ है उसकी तुलना की गई है एक टूटी हुई नाव से। और ये कौन से वेद से संबंधित है, अर्थववेद से। और सत्यमेव जयते जो है वो भारत का आदर्श वाक्य है। और सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में जो मौर्य सम्राट द्वारा बनाया गया स्तंभ है उसके शिखर पर लिखा गया है। और ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट है कि भारत में विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। तो विश्व के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें बताना है भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बताई हुई है जिसमें हमें क्षेत्रफल के आधार पर सभी देशों के नाम याद करने हैं कि किस टाइप से। तो इसके लिए हमें क्या ट्रिक याद रखनी है, इसको आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि रुक, कैब और फिर है आई। तो हमारा पहले
रे से हो जाएगा रशिया, फिर के से कनाडा, फिर सी से चाइना, फिर ए से आ जाएगा अमेरिका, बी से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और ई से आ जाएगा इंडिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इंडिया कौन से नंबर पर आएगा? 7 पर। इससे हम जो 7 पूरे प्लेस हैं उनका सबका नेम इजीली लर्न रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी लगाने के लिए आ जाता है। तो इंडिया आ जाएगा 7th प्लेस पर, और कभी 8th प्लेस पर पूछ ले तो 8 पर आएगा अर्जेंटीना। और संपूर्ण विश्व के जो क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है? 2.43%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो पर्वतीय दर्रा हमें बताना है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो इसमें आएंगे लिपू लेक भी उत्तराखंड में स्थित है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, और मुलिंग ला भी। लेकिन जो सिपकी ला है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार रेगिस्तान से कौन सी नदी होकर बहती है वो हमें बतानी है, तो वो आएगी लूनी नदी। लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है, और ये अरावली पर्वत के निकट कहाँ से निकलती है? अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है टेरा रोसा शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जो टेरा रोसा शब्द है इसका मतलब होता है लाल मिट्टी। तो यह एक प्रकार की रेड कलर की क्ले होती है जो किससे बनती है? चूना पत्थर से। नेक्स्ट है भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो फल उत्पादक में ये बताना है कि इंडिया का कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादक में फर्स्ट नंबर पर तो है चाइना, और सेकंड नंबर पर है इंडिया। तो इसमें आ जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन ए। और अगर थर्ड पर पूछ ले तो थर्ड पर आएगा अमेरिका। नेक्स्ट है आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं। तो आगामी कौन सी जनजातियां हैं? आगामी अब ये देखना है कि हमें जो आगामी जनजातियां हैं वो कहाँ पर रहती हैं। वो रहती हैं नागालैंड में। अब है अंडमान और निकोबार में कौन सी जनजातियां रहती हैं? सेंटलीज। और मिजोरम में रहती हैं मीजो, इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। और राजस्थान में रहती हैं भील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो इसका जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो जो राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर अपना पद त्यागना चाहता है तो वो हमेशा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति मींस वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। इसी टाइप से अगर वाइस प्रेसिडेंट अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वो देगा प्रेसिडेंट को। तो ये दोनों आपस में देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 84 में। और अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाएगा तो उसके लिए जो आयु है वो है 30 वर्ष। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है ये अपने पद पर या तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगा, अगर मतलब उनका कार्यकाल 4 वर्ष का पूरा हो जाएगा तो हट जाएंगे, या फिर अगर उनकी 65 वर्ष की उम्र पहले हो गई तो ये हट जाएंगे। तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो अपनी पद पर बना रह सकता है। और इस टाइम जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो पद पर हैं वो कौन है? संजय कोठारी। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था है इसकी जो समिति के द्वारा किया गया था, इसका अनुमोदन बलवंत राय समिति। और ये कौन से ईयर में आई थी? 1957 में। इसके अकॉर्डिंग ही राजस्थान की विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। और ये जो अशोक मेहता है ये आई थी 1977 में, और वी.के. राव आई थी 1985 में, और एक और समिति आई थी M.L. सिंघवी, ये आई थी 1986 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो ये हमें पता है कि ये उपाधि होती हैं कि भारत रत्न और पद्मश्री। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उपाधियों का जो आर्टिकल है वो कौन सा होता है। तो वो होता है आर्टिकल 18।
तो पद्मश्री और भारत रत्न को स्टार्ट किया गया था आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 15 में क्या है कि भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में है कि सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल मिलेगी। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मीन्स अनटचेबिलिटी का अंत। और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है किसी भी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो फसल को जो सहायता देने के लिए किस चीज़ की घोषणा की जाती है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके अकॉर्डिंग ये होती है कि एक लिमिटेड अमाउंट होती है कि जिससे कम पर कोई भी जो चीज़ें होंगी वो खरीदी नहीं जाएंगी। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा जिससे कि किसानों को उनकी फसल बेचने में बहुत ही सहायता मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो गैर योजना व्यय का जो उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व में तो आते हैं ब्याज आ जाएगा, इंटरेस्ट, सब्सिडी, और जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन होता है और विदेशी सरकार को दिए जाने वाला अनुदान। और पूंजीगत में आता है, इसमें आएगा डिफेंस और पब्लिक इंटरप्राइजेस को दिए जाने वाला कर्ज वगैरह, ये सब। तो इसमें पूछा गया है कि महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है, तो वो है ब्याज का भुगतान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? तो जो रोजगार के अवसरों की कमी है उसकी जो सबसे सही व्याख्या उसमें यह है कि श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, जिससे कि रोजगार के अवसरों की कमी हो रही है। तो युवाओं में जो रोजगार का संकट है वो हमेशा से ही रहा है, क्योंकि भारत में हर महीने लाखों लोग बेरोजगार की संख्या में शामिल होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन मीन्स माइग्रेशन क्या है? अब इसमें माइग्रेशन ये पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर है, तो वो किसके होगा? देशों के बीच में लोगों का संचलन। और देश में अगर ये होता है देश में लोगों का संचलन तो ये होता है नेशनल माइग्रेशन। तो एक जगह से दूसरी जगह अपनी या तो नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए छोड़कर जाने को हम बोलेंगे माइग्रेशन। नेक्स्ट है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल करा जाता है? तो भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस्मोग्राफ, और इसका जो अध्ययन है वो इसी के अकॉर्डिंग कहलाता है सिस्मोलॉजी। इसके हमेशा 3 स्केल होते हैं भूकंप को नापने के, एक तो रोसी-फेरल स्केल और मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। तो जो मेन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से स्केल से इसको नापा जाता है, तो उसमें ऑप्शन में होता है हमेशा रिक्टर स्केल। नेक्स्ट है 38 सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी जो सिस्टम है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने किया था एजी टांसले ने। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी इकोलॉजी 1935 में, जिसमें इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले यूज़ किया था। निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो जो ओजोन लेयर में जो छेद होता जा रहा है वो किस गैस की वजह से होता जा रहा है? वो होता जा रहा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। नेक्स्ट नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, तो इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो जो नगर पालिका में एक साथ कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, फर्नेस होता है भट्टी, तो वो जिस भट्टी में जलाए जाते हैं उसको बोला जाता है इंसिनरेटर। इसका नेम याद रखना है, इंसिनरेटर। नेक्स्ट है दूध की घनता नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो दूध की जो घनता नापने के लिए यूज़ किया जाता है, या ये कह सकते हैं दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है किसी भी द्रव, कोई भी लिक्विड होगा तो उसका घनत्व नापने के लिए, मीन्स उसकी डेंसिटी। बैरोमीटर को यूज़ किया जाएगा किसी भी चीज़ का प्रेशर नापने के लिए, और हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाएगा आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी नापने के लिए। क्वेश्चन 42 रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा चेंज किया जाता है? तो संचयक सेल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी सेल। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। इसमें जो यूज़ होने वाली बैटरियाँ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक तो लेड अम्ल संचयक सेल और एक दूसरा होता है क्षारीय संचयक सेल।
नेक्स्ट है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसको देखकर ही ये पता चल जाता है कि जो इसका रेशो होगा वो क्या होगा, 2:1। तो हमारे इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। अगर हमसे पूछा जाता कि अणुओं के अकॉर्डिंग इसका अनुपात क्या है, तो हमारा क्या आंसर लगाना होता, हमें 2:1। लेकिन इसमें पूछा गया है कि भार के अनुसार क्या है, क्योंकि हम डायरेक्ट देखते और 2:1 कर देते। लेकिन इसमें अगर अणुओं के अनुसार होता तो 2:1 होता, लेकिन अगर पूछा गया है भार के अनुसार तो हमें इनका भार लिखना है। हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1, लेकिन यहाँ पर 2 अणु है तो क्या हो जाएगा, 2। रेशियो ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2 से 16 अगर हम काटेंगे तो कितना भार का रेशियो आ जाएगा, 1:8। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, 1:8। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, इसमें किया जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक होता है। ये रासायनिक रूप से तो निष्क्रिय होता है लेकिन ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 33 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए ये जो यूज़ किया जाता है ये बर्तनों की सतह पर ना चिपकने वाली जगह पर यूज़ किया जाएगा। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो जो हमारे पेट में मेनली होता है वो क्या होता है, स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे कि जो हमारा स्टोमक का जो रूप होता है वो हमेशा एसिडिक रहता है, अम्लीय। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भोजन को माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे कि उसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो मात्रा है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तभी जो पेट में अपच मीन्स डाइजेस्ट वो एसिडिटी बन जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा रंग प्रभावित होता है। तो जब हमें मलेरिया होता है तो जो उससे रोग प्रभावित अंग जो प्रभावित होता है उससे कौन सा होता है, स्प्लीहा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लीन। मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये एक और इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। और इसके जो लक्षण होते हैं वो कैसे पता चलते हैं, खून की इसमें जांच करवाई जाती है और तब उसके मलेरिया के लक्षण दिखते हैं और इसके लिए जो दवाई ली जाती है वो ली जाती है क्लोरोक्विन और कुनेन। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो तापमान का इसमें रिलेशन दिया है थर्मामीटर। तो हमें पता है कि तापमान को किससे मेज़र करते हैं, थर्मामीटर से। तो हमें बताना है कि आर्द्रता ह्यूमिडिटी को किससे मेज़र करते हैं। तो ये अभी ऊपर ही हमने देखा था कि आर्द्रता को हम किससे मेज़र करते हैं, हाइग्रोमीटर से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक कूट भाषा में यदि पीजेंट को RQYVYHN लिखा जाता है तो रेंजर को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो हमें पहले पीजेंट का रिलेशन देखना होगा कि इसके जो कोडिंग दी गई है वो किस टाइप से आ रही है। तो पीजेंट हमने लिख लिया और नीचे लिख लिया RQYVYHN। अगर हम यहाँ पर देखें तो पी से तो आर पास में आ रहा है लेकिन ई से क्यू फिर बहुत दूर आएगा, तो मीन्स इसमें कोई और रिलेशन होना चाहिए। अगर हम इसको क्रॉस करके देखेंगे तो पी की कितनी होती है 16 और एन की कितनी होती है 14। तो कितना हुआ है यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2। फिर ई की कितनी होती है 5 और इससे पहले एच की कितनी होगी 8। तो यहाँ पर कितना हुआ है हमारा +3। फिर है ए को हम 1 लिखेंगे, ए की 1 होती है और वाई की कितनी होती है 25। और अब हम ए और 1 और 25 में तो रिलेशन देख नहीं सकते, तो हम ए को z आता है हमारा 26 होता है z। तो हम ए को ये भी तो लिख सकते हैं उसके बाद काउंट करके 27। तो ए की हो जाएगी 27 और वाई की हो गई 25। तो फिर क्या आ गया हमारा -2। फिर नेक्स्ट है एस की कितनी होगी 19 और वी की होगी 22। तो फिर से क्या हो गया +3। फिर हमारा नेक्स्ट फिर से ए से वाई यही आ रहा है तो 27 से 25 फिर -2। फिर एक एन का आएगा 14 और क्यू का आएगा हमारा 17। तो हमारा हो गया +3। टी का होता है 20, आर का होता है 18। तो -2 मीन्स इसमें हमें क्रॉस करके -2 +3 -2 +3 इस टाइप से हमें करते जाना है। अब हम देखते हैं कि रेंचर में हमें किस टाइप से होगा। अब हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड रेंचर। तो आर की कितनी होती है 18 से हमें सबसे पहले क्या जाना है -2, कितना आएगा 16। तो हमारा क्रॉस में हमें करना है तो लास्ट में हमें पी मिलना चाहिए। तो ए ऑप्शन कट हो गया, बी ऑप्शन कट हो गया, तो दोनों में हमें मिला है पी। फिर है ए की कितनी होगी 1 में +3 करेंगे तो 4 किसकी होती है डी की। तो सी में भी डी है
और हमारा डी में भी डी है। फिर नेक्स्ट है एन, एन की कितनी होगी 14, 14 से -2 जाएंगे तो कितना आएगा 12, 12 होती है 11 एल की, तो एल दोनों में ही हमारे एल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट लेटर से हमें पता चल जाएगा सी, सी होती है 3, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6, 6 किसकी होगी एफ की, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि आंसर होगा ऑप्शन सी, पी एच एफ एफ एल डी पी। नेक्स्ट है सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा केवल बृहस्पतिवार को देखने ही जाती है, तो वो 9 दिन पहले जब देखने गई थी तो जो 9वां दिन होगा उसका 9th डे, उस दिन हमें थर्सडे ही होगा क्योंकि वो केवल थर्सडे को ही देखने जाती है। तो आज बताना है सप्ताह का कौन सा दिन है, तो हमें कितने दिन का निकालना है 9 दिन का, तो 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। अब हमें पहले का पता है तो हमें 2 ऐड कर देने हैं, और अगर हमें बाद का पता होता तो हम 2 माइनस कर देते। तो थर्सडे में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा डे आ जाएगा, फ्राइडे सैटरडे, तो आंसर हो जाएगा शनिवार सैटरडे। लास्ट क्वेश्चन 50 है, 4 कथन और उसके बाद 4 ही निष्कर्ष दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है या नहीं। तो पहले हम कथन के अकॉर्डिंग इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे। इसमें दिया गया है कि कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, तो कुछ काम बना लेंगे, जो बिल्लियां होंगी कुछ वो क्या करेंगी, भौंकेंगी। फिर है नेक्स्ट, जो भौंकते हैं वो सोते नहीं है, तो जो भौंकते होंगे वो कभी भी इसमें सोते नहीं होंगे, हमने सोने का बना लिया। फिर नेक्स्ट है सभी हाथी सोते हैं, तो सोने के अंदर ही आ जाएंगे इसमें हाथी। और कोई भी बिल्ली हाथी नहीं है, तो कोई भी बिल्ली जो है वो हाथी नहीं है, ये इसमें हमें भी दिख रहा है। अब निष्कर्ष में हमें देखना है कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, तो कुछ बिल्लियां जो हैं जो भौंकने के अंदर आ रही हैं, ये वाला जो पार्ट हो रहा है, हमें पता है कि जो भौंकते हैं वो सोते नहीं है, तो मीन्स कुछ बिल्लियां भौंकने के अंदर हैं तो वो कभी भी सोती नहीं होंगी, तो आंसर फर्स्ट वाला हमारा ठीक है। नेक्स्ट है कुछ हाथी भौंकते हैं, तो जो भी सोने वाला है वो भौंकता तो होगा नहीं, और सारे सोने वाले के अंदर हाथी आ रहे हैं, तो हाथी कभी भी भौंकते ही नहीं होंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बिल्लियां भौंकती हैं वो हाथी हैं, तो जो बिल्लियां भौंकती हैं वो हाथी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो सभी सोने के अंदर आ रही हैं, तो थर्ड वाला भी हो जाएगा रॉन्ग। जो हाथी भौंकती नहीं है वे बिल्लियां हैं, तो जबकि इसमें लिखा गया था कि कोई भी बिल्ली हाथी है ही नहीं, तो चाहे वो भौंकते हो या ना भौंकते हो लेकिन वो कभी भी बिल्ली नहीं होंगी, तो इसमें हमारा केवल आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।